what will be the answer for question number 21? Sir, what will be the answer for question number 21? क्या बोल रहे हो भाई 21 का? पब्लिक क्या बोलती है 21 का आंसर? ओके रूपम करेक्ट. बाकी भी बोलो. सीसी करती मैं मरूं. सीसी करके क्वेश्चन मार जाता. देखते हैं क्या है. Assume that the following jobs are to be executed on a single processor system. हो गया. हम जीवन में मैं बोल चुका हूँ सारे क्वेश्चन सिंगल प्रोसेसर के ही होंगे, ना लिखा हो तो भी सिंगल प्रोसेसर ही है. The jobs are assumed to have arrived on the time 0 plus and in the order PQRST. इसका मतलब ये इसी सीक्वेंस में आई हैं जिस सीक्वेंस में ये दिख रही हैं. Calculate the departure time of job P. डिपार्चर टाइम मतलब जब वो डिपार्ट कर जाएगी मेमोरी से. अगर ये नहीं लिखा होता तो भी समझ में आना चाहिए था. डिपार्ट आ गया, अराइव हुई. अगर कोई चीज अराइव हुई है उसका मतलब वो मेमोरी में आई है तो उसका अराइवल वाले का डिपार्चर भी होगा. अराइवल वाले का डिपार्चर भी होगा. एयरपोर्ट पे जो अराइव हुआ है वो डिपार्ट भी तो करेगा डिपार्चर गेट से. ठीक है. तो कंप्लीशन फॉर जॉब पी इफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन विद टाइम स्लाइस 1. अरे यार ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. देखो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसको यहीं उड़ा देते. सर क्या होगा, इसी ऑर्डर में आई है, इसी ऑर्डर में आई है तो सिर्फ क्यू मेंटेन कर लो. क्या होगा, पी क्यू आर एस टी. दिस इज द स्टेटस एट टाइम 0. तो क्या होगा है, तो पी जाएगा, पी यहाँ लग जाएगा, रिमेनिंग टाइम 3. फिर क्यू जाएगा, क्यू का हो गया 0, वापस क्यू में लगेगा नहीं. फिर आर जाएगा, रिमेनिंग टाइम 7, वापस से पीछे जाकर के लग जाएगा. फिर ये जाएगा, इसका रिमेनिंग टाइम फिर ऐसा आएगा, रिमेनिंग टाइम हो गया 0, वापस से क्यू में नहीं लगेगा. फिर टी आएगा, फिर टी यहाँ से लगा, रिमेनिंग टाइम 1, इसलिए वापस से क्यू में लग जाएगा. फिर से कौन आएगा, फिर पी आएगा, रिमेनिंग टाइम 2, फिर से क्यू में लग जाएगा. फिर क्यू में कौन है आगे, आर. तो ये आर आएगा, रिमेनिंग टाइम बच गया 6, अभी भी बचा हुआ है इसलिए वापस से जाकर के लग जाएगा. फिर टी आएगा, टी आएगा, रिमेनिंग टाइम 0, वापस से क्यू में नहीं लगेगा. फिर क्या होगा ना, फिर क्या होगा, ओहो हो ऐसे काटेंगे. चलो इतने में मैनेजेबल है. प्योर आर बचे. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, पी निकलेगा, पी वांट्स टू एग्जीक्यूट फॉर 1 टाइम मिनट, तो 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, अभी भी बचा हुआ है, वापस से क्यू में लग जाएगा. ठीक है. फिर आर आएगा, फिर आर 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 5 बचेगा, वापस से क्यू में लग जाएगा. फिर पी आएगा, फिर ये 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 0 हो जाएगा, अब ये क्यू में नहीं लगेगा. तो ये टोटल कितने टाइम के लिए चला, देखो मैं इसको चाहता तो अलग अलग मैं 1 1 1 1 1 लिखता, लेकिन कितने टाइम के लिए चला सुना. 1 के लिए पी चला, फिर 1 के लिए चला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 के बाद पी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्लियर. प्रोग्रामिंग मस्ती, ए आंसर कैसे आया भैया, प्रोग्रामिंग के साथ मस्ती हो गई क्या, बोलो. क्लियर है, जिसको भी जिसका भी गलत आंसर है क्या उसके लिए आंसर क्लियर है. कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सो डोंट वरी. सर ये इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक 1 टाइम मिनट के लिए चल रहा है. सब कुछ 1 टाइम मिनट के लिए चल रहा है, इसलिए जितना भी है उतने टाइम क्वांटम तक 1 चलाया और सीधे सीधे लिख दिया. चलो बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22, बोलो फटाफट.
22 का आंसर दो सब लोग। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अब एक काम करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, मैं यहाँ पर करूंगा, आपको वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को सबको कॉन्सेप्ट पता है, चार चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पर इसने पूछा है, दी प्रोसेस दिस दी फॉलोइंग शेड्यूलिंग स्कीम्स विल गिव दी, ये पूछा है लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम, कौन सी स्कीम लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम देगी। ऑब्वियसली ये ऑन एन एवरेज पूछ रहा है, ये जनरल पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रोसेस का नाम नहीं दिया है, इसलिए ये एवरेज लोएस्ट लोएस्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लोएस्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नई चीज नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा जिसके लिए कुछ अलग समझने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, आपको इसके ऊपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाना आता है, आपको इसके ऊपर नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लगाना आता है, इसका मतलब नॉर्मल शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, आपको शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट लगाना आता है, इसका मतलब प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, आपको राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम वैल्यू 2 भी लगाना आता है। ये चारों प्रोसेस, ये चारों ही एल्गोरिदम आपको इसके ऊपर लगाना आती है, ये चारों ही एल्गोरिदम आपको इसके ऊपर लगाना आती है। इसके बेसिस पे आप इनके कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, एंड यू कैन डिफाइन कि किसका सबसे कम टर्न अराउंड टाइम होगा। एंड as far as the correct answer is concerned, the correct answer for this will be option C. टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चार प्रोसेस, चार ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हम लोगों को आती है, वो वापस से सॉल्व क्यों करें? चार ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हमको आती है, उसमें टाइम खराब करने का मतलब नहीं है ना, टाइम किसी अच्छी चीज में लगाएंगे, ठीक है। चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नहीं करेंगे इसको सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो। अब मुझे इसका आंसर दो, उसको करेंगे। जब भी क्वेश्चन को इंटरप्रीट करने के लिए, समझने के लिए कुछ हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे दिया है, जो बचपन से करते आ रहे हैं, वो क्वेश्चन करने के लिए टाइम खराब करेंगे क्या? नहीं भाई, समय कीमती है, समय से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट। सो गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 23। Answer for question number 23. Everyone. Concept सेम ही रहते हैं यार। Three processes A, B and C each executes a loop. किसमें फंसे हैं? जीवन में लूप में फंस गया आदमी, उसका कुछ नहीं हो सकता। Of 100 iterations, total 100 iterations है, लेकिन हम इतना सारा काम करना नहीं चाहते, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। In each iteration of the loop, a process performs a single computation that requires TC CPU मिलीसेकंड। सिंगल कंप्यूटेशन, एक सिंगल कंप्यूटेशन है हर आइट्रेशन में, हर आइट्रेशन में एक बार वो टीसी टाइम के लिए सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन इनिशिएट्स अ सिंगल आईओ ऑपरेशन दैट लास्ट फॉर टी आईओ मिलीसेकंड। इसका मतलब हर आइट्रेशन में वो पहले टीसी टाइम के लिए सीपीयू पर एग्जीक्यूट करता है, और फिर हर उसी आइट्रेशन में वो टी आईओ टाइम के लिए आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इट इज एज्यूम्ड that the computer where the processes execute, वो सिस्टम जिसके ऊपर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, has a sufficient number of IO device and OS of the computer assigns different IO devices to each process. बहुत सारे IO हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को डिफरेंट आईओ डिवाइस असाइन करता है। मतलब क्या? डिफरेंट आईओ डिवाइस, इसका मतलब ओवरलैपिंग की जा सकती है, पैरेलली आईओ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। आपको एक प्रोसेस के आईओ के कंप्लीट होने के वेट नहीं करना है जब तक कि
को वेट नहीं करना है दूसरी प्रोसेस के आयो को स्टार्ट करने के। अब क्या बोल रहा है ये, ऑल्सो द शेड्यूलिंग ऑफ ओवरहेड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब वो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में और वो सारा जो टाइम लगता है शेड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेग्लिजिबल है, उसकी बात मैं वैसे भी नहीं करता जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए, जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए उसकी बात मैं वैसे भी नहीं करता। ठीक है, द प्रोसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या तीन प्रोसेस हैं, ए बी और सी। तो हर प्रोसेस सबसे पहले टीसी टाइम के लिए सीपीयू करती है, फिर आईओ टाइम के लिए आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करती है इन ईच आइट्रेशन। तो प्रोसेस ए हर आइट्रेशन में पहले 100 मिली सेकंड के लिए सीपीयू पे रन करेगा, फिर 500 मिली सेकंड तक आईओ परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। प्रोसेस बी पहले 350 मिली सेकंड तक सीपीयू पर रन करेगी, फिर 500 मिली सेकंड तक आईओ परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, और ऐसी ये हर प्रोसेस 100 बार करेगा। ऐसा काम ये हर प्रोसेस 100 बार करेगी। अब पूछ रहा है दी प्रोसेस ए बी एंड सी आर स्टार्टेड एट टाइम 0, 5 एंड 10 मिली सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। पहले कौन आया, पहले आया प्रोसेस ए 0 पे, फिर बी, फिर सी। ठीक है, डालो रे भैया, तुम 0 पे आए, तुम 5 पे आए, तुम 10 पे आए, और तुम हो अराइवल टाइम। ठीक है, इन अ प्योर टाइम शेयरिंग सिस्टम। प्योर मतलब प्योर ही होते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम, और ऐसा कोई आधा अधूरा सा सिस्टम नहीं है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग दैट यूजेस टाइम स्लाइस ऑफ 50 मिलीसेकंड। इसका मतलब प्योर टाइम शेयरिंग सिस्टम है, इसका मतलब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज करता है। और मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था क्या, प्योर टाइम शेयरिंग सिस्टम या फिर पेयर टाइम शेयरिंग सिस्टम। प्योर टाइम शेयरिंग इसका मतलब पेयर हो गया, और वो राउंड रॉबिन है। ठीक है, टाइम स्लाइस ऑफ 50 मिलीसेकंड्स। द टाइम इन मिलीसेकंड, द टाइम इन मिलीसेकंड एट विच प्रोसेस सी कौन सी वाली, सी वाली, वुड कंप्लीट इट्स फर्स्ट आईओ ऑपरेशन। तो पहला आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कब होगा, जब पहले इसका सीपीयू ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाए, तभी तो आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इसका मतलब this is actually asking at the time at which the process C will complete the execution of the first iteration of its loop। ऐसी कहानी अगर बोलो तो चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान है, कर देते हैं। सर तीन प्रोसेस हैं, मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्योंकि आईओ ऑपरेशन ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि आईओ ऑपरेशन ओवरलैप कर सकते हैं इसलिए 3 क्यू बनाओ। आईओ ऑपरेशन अगर ओवरलैप कर सकते हैं तो 3 क्यू बनाओ, आया ना। तो एक बनेगी सीपीयू के लिए, बाकी 2 बनेगी तीनों प्रोसेसर्स के आईओ के लिए। क्योंकि सीपीयू तो शेयर नहीं होगा ना, सीपीयू तो मोस्टली एक ही होता है। सीपीयू, दिस इज आईओ ऑफ प्रोसेस ए, दिस इज आईओ ऑफ प्रोसेस बी, दिस इज आईओ ऑफ प्रोसेस सी। कितने मिलीसेकंड का है भाई, 50 का है। कितने का है, 50 का है। समझना कहा क्या होगा, पूरा बनाओगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, अगर पूरा बनाओगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। यहाँ पर सबसे पहले सीपीयू पर कौन आया है, जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में काम करेंगे। तो सर यहाँ पर सबसे पहले इसका 50 मिलीसेकंड है, तो सबसे पहले प्रोसेस ए को सीपीयू मिलेगा, तो सबसे पहले प्रोसेस ए को मिलेगा ये 50, अरे ये 50 टाइम मिनट के लिए काम करेगा। तो मैं क्यू मेंटेन कर लूं, राउंड रॉबिन यूज हो रही है, इसका मतलब मुझे क्यू चाहिए। राउंड रॉबिन मेंटेन हो रही है, इसका मतलब मुझे क्यू चाहिए। तो सबसे पहले ए आएगा, ए जाएगा सबसे पहले सीपीयू पर, 50 नैनोसेकंड के लिए काम करेगा, इसका लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 50। और क्योंकि अभी इसको और करना है, ये जाकर के खड़ा हो जाएगा क्यू में, ये जाकर के खड़ा हो जाएगा क्यू में। हाँ हाँ रवि, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्यू के फ्रंट पे कौन खड़ा है, बी, तो उसके बाद आएगी बी की बारी, तो बी भी चलेगा 50 मिलीसेकंड तक, इसका मतलब टाइम मिनट 100 तक। और बी भैया का जो टाइम बचेगा वो बचेगा 300। बी भैया का जो टाइम बचेगा वो बचेगा 300, लेकिन इसको अभी और एग्जीक्यूट करना है, इसलिए फिर से पीछे जाकर के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बारी आएगी सी की, तो सी यहाँ हो जाएगा, सी चलेगा 150 तक,
सी चलेगा 150 तक। इस प्रोसेस सी को करना है 200 मिली सेकेंड, तो इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 150। अभी भी इसको और एग्जीक्यूट करना है, इसलिए फिर ये भी क्यू में जाकर के खड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यू में सबसे आगे है ए, तो वापस से ए को टाइम मिलेगा, ये फिर से 15 नैनो सेकंड के लिए चलेगा, क्योंकि इसका 50 बचा हुआ है, इसका हो जाएगा 0, और अब ये क्यू में वापस से जाकर के नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद 50 पे क्यू के फ्रंट पे खड़ा है बी, तो प्रोसेस बी की बारी आएगी। अरे तुमको चलना था 200 तक, बुरा मान के बैठ गए हो। ठीक है, चलो अब इसकी बारी आएगी 250। नाउ बी 250 पर वापस से प्रीएम्प्ट होगा, इसका लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 250, इसका लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 250। मैं ये टाइम उधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्योंकि इसको और एग्जीक्यूट करना है, इसलिए वापस से क्यू में जाके खड़ा हो जाएगा। फिर क्यू के फ्रंट पे है सी, सी को मौका मिलेगा, सी चलेगा 300 तक, सी चलेगा 300 तक। मैं ए का जो आयो ऑपरेशन है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ए का जो आयो ऑपरेशन है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सी चलेगा 300 तक ना। 300 तक चलने के बाद इसका जो लेफ्ट ओवर टाइम है वो बच जाएगा 100। ठीक है, अभी इसको और चलना है, इसलिए सी फिर से क्यू में जाकर के खड़ा हो जाएगा। वापस से बी की बारी आएगी, बी फिर से चलना शुरू करेगा, बी चलेगा 350 तक, बी चलेगा 350 तक। नाउ इसको कितना और चलना बाकी है, इसको 200 और चलना बाकी है, इसलिए फिर से खड़ा हो जाएगा। फिर सी की बारी आ जाएगी, सी चलेगा 400 तक, सी की बारी आ जाएगी, सी चलेगा 400 तक, इसका लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 50, अभी भी चलना बाकी है, इसलिए फिर से क्यू में खड़ा हो जाएगा। फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यू के फ्रंट पे है बी, बी निकलेगा, बी बोलेगा चलो 450 तक, इसका लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 150, इसका लेफ्ट ओवर टाइम बचेगा 150। अभी इसको और चलना है, इसलिए फिर से क्यू में जाकर के खड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्यू के फ्रंट पे खड़ा है सी, इस सी को मौका मिलेगा, सी चलेगा 500 तक, सी चलेगा 500 तक, इसका रिमेनिंग टाइम बचा 0, तो अब ये आएगा नहीं, इसका रिमेनिंग टाइम बचा 0, तो अब ये आएगा नहीं। इसके बाद धीमे धीमे एक एक करके सब कौन चलेगा, इसके बाद धीमे धीमे एक एक करके बी चलेगा। समझते हैं हुआ क्या, ये वो टाइम था जिस टाइम पर, ये वो टाइम था जिस टाइम पर प्रोसेस ए के फर्स्ट लूप का सीपीयू कंप्लीट हुआ, प्रोसेस ए के फर्स्ट लूप का सीपीयू काम कंप्लीट हुआ। तो जैसे इसका सीपीयू का काम कंप्लीट हो गया, 500 मिली सेकेंड के लिए क्या करने चला जाएगा, ये 500 मिली सेकेंड के लिए चला जाएगा भैया आयो ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो 200 पे इसका आयो शुरू होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ए कोई आयो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस ए अपना आयो परफॉर्म करेगी। कितना टाइम लगता है, 500 मिली सेकेंड। सो ये हो गया 500, ये हो गया 550, ये हो गया 600, ये हो गया 650, ये हो गया 700, ये हो गया 750, ये हो गया 800, ये हो गया 850, और आगे का भी देख लेंगे, और आगे का भी देख लेंगे। तो प्रोसेस ए को 500 चलना है, इसका मतलब ये चलेगा 700 तक। इस पूरी ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में ऑपरेशन ए का, प्रोसेस ए का आयो चलेगा। फिर क्या होगा सर, प्रोसेस बी का तो अभी तक क्या कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोसेस बी का अभी तक फर्स्ट सीपीयू बस ही कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक इसका फर्स्ट सीपीयू बस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये वापस से आयो पे नहीं जाएगा। सुनना कहानी होगा क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को अगर आप समझ, क्वेश्चन क्योंकि पूछा नहीं इसलिए बहुत आसान है, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सुनना अभी बात को। नाउ टाइमनेट 500 पर, टाइमनेट 500 पर सी का, टाइमनेट 500 पर सी का आयो सीपीयू बस कंप्लीट होता है। टाइमनेट 500 पर सी का सीपीयू बस कंप्लीट होता है, तो 500 से अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया होगा, प्रोसेस सी में ने कोई आयो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया होगा, लेकिन ये टाइमनेट 500 पर अपना आयो ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेगी, और कब तक करेगी, ये करेगी 1000 तक। सर कब तक करेगी, सर करेगी 1000 तक। तो इस पूरी ड्यूरेशन में, इस पूरी ड्यूरेशन में प्रोसेस सी का आयो ऑपरेशन चल रहा होगा। तो सी का जो फर्स्ट आयो ऑपरेशन है, क्या पूछा है, यही पूछा है, क्या पूछा है, हाँ ये C would complete its first IO operation. C would complete its first IO operation at time 1000. So as far as answer is concerned, as far as answer is concerned, the answer for this question is 10,000. सुनना
बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं, अगर पूछ पाया तो। कुछ है क्या इसमें पूछने लायक अभी? लेट्स एज्यूम कि मैं इस टाइम को 500 कर देता हूं, सुनना। लेट्स एज्यूम कि मैं बी का बर्स्ट टाइम 500 कर देता हूं। लेट्स एज्यूम कि अगर मैं बी का बर्स्ट टाइम 500 कर देता, मतलब 150 बढ़ा देता, तो ये 150 से बढ़ता अगर, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका जो बर्स्ट टाइम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका जो सुन, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका बर्स्ट टाइम है वो हो जाता है 300, है ना। ना इस 500 पर अभी सी ने तो सिस्टम छोड़ दिया है, लेकिन बी अभी भी बचा है, तो 550 पर बी चलता और इसका बचता कितना, 250। फिर से बी चलता, इसका बचता 200। फिर बी चलता, इसका बचता 150। फिर बी चलता, इसका बचता 100। ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे बताओ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैं ये बोल रहा हूं यहां, इस गोले में किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता? ये जो गोला है, इस गोले में किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता? ये जो गोल गोल गोला है, इस गोल गोल गोले में किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा? I mean, I'm just trying to change the question. I'm just trying to modify the question. Just try to understand. I'm just trying to modify the question. क्या कि भैया इसका टाइम हो गया है 500, कुछ और नहीं बदला है, क्वेश्चन में कुछ और नहीं बदला है, लेकिन प्रोसेस बी का जो सीपीयू बर्स्ट है वो है 500। तो इस 700 मिली सेकेंड वाला जो टाइम आप लिख रहे हो, इस वाले स्लॉट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी वो कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी? कभी कभी चीजें धुंधली हो जाती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम अगर पूरा क्वेश्चन दिमाग में रखोगे तो शायद आप ये रियलाइज कर पाओगे कि क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ किया जा सकता था, है ना। सर बी का रिमेनिंग है क्या? नहीं, सुनो, कुछ नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बी को अभी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बी को अभी 100 मिली सेकेंड और चलना है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बी प्रीएम्प्ट होता था। जनरली होता क्या था, यहाँ बी प्रीएम्प्ट हो रहा था और वापस घुस जा रहा था, यहाँ बी प्रीएम्प्ट हो रहा था और वापस घुस जा रहा था, यहाँ बी प्रीएम्प्ट हो रहा था और वापस घुस जा रहा था, लेकिन यहाँ बी प्रीएम्प्ट होगा लेकिन वापस नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर देयर वर 100 आइट्रेशंस ऑफ अ लूप। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस ए का फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस ए का फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्रोसेस ए फिर से अपना सेकंड आइट्रेशन शुरू करेगी। जब प्रोसेस ए सेकंड आइट्रेशन शुरू करेगी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस ए आयो कंप्लीट करके रेडी क्यू में घुसेगी। इस 700 पर प्रोसेस ए भी ये आपकी रेडी क्यू है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेडी क्यू खाली होगी 700 पर, लेकिन दो प्रोसेसेस रेडी क्यू में आना चाहती है, एक तो जो प्रोसेस ए थी वो, और एक जो प्रोसेस बी प्रीएम्प्ट होकर के आ रही है वो। तो सबसे पहले प्रोसेस ए रेडी क्यू में आएगी, फिर प्रोसेस बी रेडी क्यू में आएगी। तो 700 पर जो प्रोसेस रेडी क्यू के फ्रंट पे होगी वो होगी प्रोसेस ए, इसलिए यहाँ पर किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा? प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन होगा। तो थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा आप क्वेश्चन के बारे में, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो तो आप कुछ नई चीजें दिमाग में ला सकते हो, There's nothing wrong with that. सर ए का सर क्योंकि रेडी क्यू में पहले आएगा, बी घूमकर बाद में आएगा। गुलाम गर्ल्स बोल सही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं उसको ज्यादा और कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है इतना सबको, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर। ना भाई देखो, इसको फिर नहीं करेंगे, इसको फिर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर दे दो आप लोग, आप लोगों ने तो किया ही है ना, तो आंसर दे दो आप, आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 24 का बस।
अगर किसी का कुछ गलत है तो चेक कर लेते हैं, मैं आंसर बता देता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको नहीं करते हैं, क्योंकि फायदा नहीं है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आपको सेम इसके ऊपर एफसीएफएस लगाना है, एक बार आपको सेम क्वेश्चन के ऊपर राउंड रॉबिन लगाना है, कुछ भी नया तो करना नहीं है। एफसीएफएस लगाओ, राउंड रॉबिन लगाओ, इसका जो आंसर है मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं। अगर किसी का आंसर कुछ और आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ ले। अगर किसी का आंसर कुछ और आ रहा है और कोई दिक्कत है तो मुझको पूछ ले। सिंपल एफसीएफएस लगाना है एक बार इस गिवन सिचुएशन में, और सिंपल राउंड रॉबिन लगाना है एक बार इस गिवन सिचुएशन। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नहीं होगा सर, क्या ही होगा इसमें, है ना? अगर किसी को, अरे ऑप्शन डी कैसे आ गया? प्रोग्रामिंग मस्ती, तुक्का उक्का मार रहे हो क्या? तुक्का उक्का मार रहे हो क्या? क्योंकि दोनों ही आंसर गलत हैं अगर आप डी बोल रहे हो तो, और इसका मतलब आपने कुछ तो ब्लंडर किया होगा, है ना? प्रोग्रामिंग मस्ती। तो तुम या तो मेरे साथ मस्ती कर रहे हो कि सर को बोल देते तो सर करवाएंगे। वाह, गुड क्वेश्चन। गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 का आंसर तो नहीं पहले दे रहे थे। प्रोग्रामिंग मस्ती कोई डाउट है तो बताओ, अटखेलिया मत करो, है ना? अगर आंसर डी आया है और अगर आपको लगता है कि किसी रीजन से आपका आंसर सही होना चाहिए, देन डिस्कस इट विद मी। अदरवाइज मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एफसीएफएस और राउंड रॉबिन एक बार और क्वेश्चन नंबर 24 पर लगाओ, एंड यू विल रियलाइज कि आपने कुछ गलत किया है। चलो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं। कल मुझसे कोई चीज कह रहे थे, प्लीज उस चीज को समझना। आप लोगों ने मुझसे कल ये कहा था कि कल सर हमने कभी क्यू मेंटेन नहीं की, पर हमने इस तरीके से क्वेश्चन नहीं किए फिर भी हमारे आंसर सही आते थे। मैंने आपसे कहा था कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आप मेरे तरीके से सॉल्व करना और आपके तरीके से भी सॉल्व करना। क्या आपको आंसर में कहीं किसी जगह पर कोई डिफरेंस दिखा है? और अगर नहीं दिखा है तो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको डीपीपी में। अगर आपने किया है, अगर आपने दोनों तरीके लगाने की कोशिश की है, एक वो अप्रोच जो आप जानते थे और एक वो अप्रोच जो हमने कल की क्लास में डिस्कस की, क्या आपने दोनों अप्रोच लगाने की कोशिश की और डिड यू रियलाइज कि कहीं ऐसा क्वेश्चन मिला हो जहां पर आपके अप्रोच से आंसर कुछ और आता है और हमारी अप्रोच से आंसर कुछ और आता है? है ना? तो कल कोई मुझसे कह रहा था, शायद क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूं मैं, इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है मेरी, लेकिन कोई एक इंसान मुझसे कल कह रहा था कि सर आज तक तो हम हमारे वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाते थे और सारे क्वेश्चंस हो भी जाते थे, गेट के क्वेश्चन और आंसर सही आता था, फिर ऐसा कैसे हो रहा था भाई? तो फिर डिफरेंस क्यों है? अगर आप बोल रहे हो कि यस सर डिफरेंस है, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ सर आंसर में डिफरेंस है, तो इसका मतलब आपने पहले जो सीखा था वो गलत था। समझ गए? आपको अभी तक जो पहले से आता था वो गलत था। अब वो जहां भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक भी क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन में ऑर्डर मिस हुआ, इसका मतलब लॉजिकल लेवल पे उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती है। अगर एक भी केस में आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब दी प्रोसेस विच यू नो इज रॉन्ग। प्रॉब्लम यह है कि वो मैक्सिमम केसेस में आंसर सही दे देती है, प्रॉब्लम यह है कि वो मैक्सिमम केसेस में आंसर सही दे देती है, इसलिए टीचर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। या तो मुझे लगता है कभी कभी उनको भी वही अप्रोच पता होती है तो वो आप लोग सीख लेते हो, बट वो नहीं। शुभेंदु गलत आंसर। हाँ आकाश, करेक्ट है, शुभेंदु का गलत है। प्रोग्रामिंग मस्ती का आंसर भी गलत है। प्रोग्रामिंग मस्ती मजाक मजाक में आंसर दे रहे हो क्या? ओ भैया प्रोग्रामिंग मस्ती, मजाक मजाक में आंसर दे रहे हो क्या? 25th को ट्राई करो, 25th इज अ गुड क्वेश्चन। क्या सोचने की जरूरत है? 25th इज अ गुड क्वेश्चन। शुभेंदु का गलत है, प्रोग्रामिंग मस्ती का भी गलत है, लेकिन प्रोग्रामिंग मस्ती के 2 क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा दुखी हूँ।
करेक्ट रूपम? क्या दिक्कत हो गई भाई? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलो डिस्कस करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट तो मैं आपको जब थ्योरी डिस्कस कर रहा था तभी बता दिया है ना। जो सुनता है मेरी बात उसका आंसर सही आता है, जो नहीं सुनता है वो बाद में बोलता है अरे भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ। चलो चलें चलें। ओहो oh, consider n processes. Consider n processes sharing the CPU in round robin fashion. जानते हैं भाई. Assuming that each process switch takes s second. Process switch इसका मतलब जो context switch है. तो क्या पता है मुझको? Context switch time is s. छोटा s, बड़ा s. What must be the quantum size? What must be the quantum size such that the overhead resulting from the process switching is minimized? क्या? देखो मुझे बताओ, प्रोसेस स्विचिंग का जो ओवरहेड है वो मिनिमाइज कब होता है? मैं जो पूछ रहा हूँ उस चीज को बताना. प्रोसेस स्विचिंग का जो ओवरहेड है वो मिनिमाइज कब होता है? शक्ति सोनी सर प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए बट अब इसे फॉलो करूंगा सीओए की तरह. ठीक है शक्ति सोनी. आकाश, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. देखो सबसे पहली चीज तो समझो, इस टाइप के क्वेश्चंस देना या उस टाइप के क्वेश्चंस देना इज जस्ट अ मिथ. आपको अपने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. दिस इज अ क्वेश्चन जो चीजों को दिस इज अ क्वेश्चन जो फ्रेम करना अपने आप में बहुत ट्रिकी है. तो अगर आप बोलते हो ना सर इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाओ तो इट विल टेक 3 to 4 days टू थिंक ऑफ सच गुड क्वेश्चन, और वो नहीं होगा. सो प्लीज डोंट माइंड इट, बुरा मत मानना. लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चंस, और अगर सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो दो चार ऐसे भी रहेंगे, लेकिन अगर सब इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे देन पीपल विल स्टार्ट फीलिंग डिमोटिवेटेड. ठीक है, तो वो मैं नहीं करूंगा जब लास्ट क्वांटम टाइम होता है. यस, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? नाउ प्रोसेस स्विचिंग इज मिनिमाइज. प्रोसेस स्विचिंग इज मिनिमाइज इसका मतलब जितने ज्यादा प्रोसेस स्विच होंगे उतना ज्यादा ओवरहेड होगा. जितने ज्यादा प्रोसेस स्विच होंगे उतना ज्यादा ओवरहेड होगा. और अगर आपको ओवरहेड को मिनिमाइज करना है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस स्विच को मिनिमाइज करो. ओवरहेड को मिनिमाइज करना है इसका मतलब दैट इज मिनिमाइज नंबर ऑफ प्रोसेस स्विच. हाँ, नाउ एट द सेम टाइम आपको क्या करना है? प्रोसेस स्विच को तो मिनिमाइज करना है, बट आपको ये भी इंश्योर करना है, बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज guaranteed to get its turn at the CPU at least every t second. तो सबसे पहले तो ये समझना, मैंने कल बोला था इन राउंड रॉबिन लेट्स एज्यूम कि अगर मैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को कंसीडर नहीं करता था, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को कंसीडर किए बिना ईच प्रोसेस वाज गारंटीड टू execute on CPU in n-1 queue time if Q is the time quantum.
है ना, लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को इग्नोर कर दिया था, यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को इग्नोर कर दिया था। अब मुझे बताओ n प्रोसेसेस स्विच करें तब तक कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुके होंगे, n प्रोसेसेस स्विच करें तब तक कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुके होंगे, n प्रोसेस की स्विचिंग में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच लगेंगे, n प्रोसेसेस की स्विचिंग में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच लगेंगे, n कॉन्टेक्स्ट स्विच या n-1 कॉन्टेक्स्ट स्विच। यही तो गड़बड़ कर दिए बाबा। सुनो, अब मैं 3 प्रोसेस देता हूँ, सुनना अच्छे से। एक प्रोसेस है किसी टाइम p, यहाँ पर ये एक टाइम है प्रोसेस p1, यहाँ पर ये लगा, फिर इसको कुछ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लगा, इसको कुछ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लग रहा है। सिर्फ 3 ही प्रोसेस लेते हैं, p1 p2 p3। फिर p2 की बारी आई, ये p2 भी q टाइम के लिए चलती है और इसके बाद इसको भी कुछ कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर p3 की बारी आई, फिर p3 भी किसी टाइम तक चलती है, फिर इसको कुछ कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम लगता है, उसके बाद वापस से p1 की बारी आएगी ना, है ना। सुनना मैं जो बोल रहा हूं, एक प्रोसेस p1 है जिसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ किसी टाइम 0, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं p1 के एंड होने के बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, सुनना अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझो, p1 इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सीपीयू छोड़ चुकी है, राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला। p1 इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सीपीयू छोड़ चुकी है और p1 को जो सीपीयू वापस से मिल रहा है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। तो p1 के सीपीयू छोड़ने के बाद p1 को जब वापस से सीपीयू मिला, उसके बीच में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुके हैं, p1 के सीपीयू छोड़ने के बाद जब p1 को वापस से सीपीयू मिला तो उसके बीच में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुके हैं इस पर्टिकुलर केस में, बताओ। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो आंसर गलत दोगे, फिर चमकेगा नहीं। ओ भैया, आकाश, पी श्रुति, रूपम, क्या आंसर दे रहे हो, आप क्या पूछ रहा हूं, दोगे, बताओगे कुछ, एक टाइम पे बोलो सब गलत गलत गलत, जब सीधा सही आंसर समझाने की कोशिश करो तो कोई जवाब नहीं। ओहो निशिता, ऐसा अत्याचार करोगी तो फिर क्या करूंगा बताओ। P1 के सीपीयू, P1 ने यहाँ सीपीयू छोड़ा है और P1 को अगली बार यहाँ सीपीयू मिला है, क्योंकि यहाँ तो P3 ने सीपीयू छोड़ा है, सीपीयू मिला तो यहाँ है ना, तो यहाँ छोड़ा और यहाँ मिला, तो 3 प्रोसेस थी, P1 P2 P3। तो P1 का सीपीयू छोड़ने के बाद जब P1 को वापस से सीपीयू मिला, उसके बीच में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गए, सर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच तो ये हो गया, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच ये हो गया और ये वाला कॉन्टेक्स्ट स्विच भी हुआ, तब जाकर के प्रोसेस P1 को मौका मिला। गुलाम गौस, एकदम नींद में हो या कुछ बोल दूंगा तो फिर बुरा लगेगा, हाँ? एक बोल रहे हो आप, एक, कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच लगे तो बोल रहे हो एक, मतलब निशिता नाउ क्लियर। हाँ बस तो ऐसा मत करा करो, मुझे ना बताने के बाद सब गलत करते हो, तो समझने की कोशिश करो। जब तीन प्रोसेस थी तो एक प्रोसेस के सीपीयू छोड़ने के बाद उसको वापस मिलने से पहले कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गए, 3 प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गए। तो अगर n प्रोसेस है तो n प्रोसेस में से एक प्रोसेस को सीपीयू छोड़ने के बाद वापस से जब सीपीयू मिलेगा, उसके बीच में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुके होंगे, n कॉन्टेक्स्ट स्विच, और हर कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम कितना है, s, हर कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम कितना है, s, आया ना। सो अब सुनना कहानी, इन राउंड रॉबिन क्या बोला था हमने, अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम को 0 कंसीडर करते, तो n-1 इंटू क्यू टाइम में
तो n-1 into q टाइम में the process was guaranteed to get a chance to execute on the CPU. Every process was guaranteed to get a chance to execute on the CPU. है ना? लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में n-1 into q टाइम सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज एक प्रोसेस के स्विच होने से लेकर के जब उसकी वापस से बारी आती है, उस बीच में n कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुके हैं, उस बीच में n कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुके हैं, और हर कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम है s. So in this much amount of time earlier, when this context switch time is 0, when n-1 into q time, every process is guaranteed to get its chance on the CPU. Okay. But this time, this is not the sufficient time because some of the time will be wasted in context switching. So before a process ends its execution and again starts its execution, in between there will be n context switches, and the time of those n context switches should also be included in the time in which every process is guaranteed to get the chance to execute on the CPU. Yes or no? ये clear? ये है मयम कोरल. सो गए हो क्या? एक तो क्या है ना, कुछ लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है, कुछ लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो YouTube पे जब देखते हैं ना तो वो थोड़ा सा पीछे होते हैं, मयम भाई आकर के कह रहे हैं n-1. ठीक है, चलो. सो दिस इज द स्टोरी. चंद्र प्रकाश, क्या एक बार हो जो बोला है उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो? क्या कह रहा हूं? आप इस वाले टाइम पर क्या, मैंने यहाँ क्या बोला, मुझको ये बताओ. चंद्र प्रकाश, जस्ट टेल मी कि मैंने यहाँ क्या चीज बोली, देन आई विल एक्सप्लेन. अपने को मन करे तो अपन कहीं मस्त चाय पानी पीने चले जाएं, उसके बाद आकर के बोले सर तो एक और बार बता देंगे, ऐसा होता है क्या? यहाँ मैंने क्या बोला, टेल मी. सो अगर n कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है तो n कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कितना टाइम लगेगा? n into s. तो अगर P1 की मैं बात करूं तो P1 ने यहाँ पर CPU छोड़ा था, so P1 is guaranteed to get its chance on the CPU in how much time? P1 is guaranteed to get its chance in how much time? Now P1 के CPU छोड़ने से लेकर के P1 को वापस से CPU मिले, उसके बीच में अगर 3 प्रोसेस थी तो यहाँ पर 2 टाइम क्वांटम लगे, इसका मतलब 3 प्रोसेस थी तो 2 लगे, इसका मतलब n थे तो n-1 टाइम क्वांटम लगे. ठीक है, और 3 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस लगे, तो अगर 3 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस लगे, इसका मतलब अगर n प्रोसेस थी तो n कॉन्टेक्स्ट स्विचेस लगे, तो ये टोटल टाइम लगा जिसमें प्रोसेस P1 को वापस से CPU पर एग्जीक्यूट होने का टाइम मिला. सो once P1 leaves the CPU, P1 is guaranteed to execute on the CPU again after 3 context switches time plus 2 time quantum time. ठीक है, that's basically अगर n process है तो once a process leaves the CPU, that process is guaranteed to get a chance to execute on CPU after this much amount of time, that there will be exactly n context switches and there will be n-1 other processes between those two processes, between the 2 consecutive execution of the same process on the CPU. हाँ, क्लियर है भाई? जिस तरीके से समझ में आया वैसे समझ लो. क्लियर है या नहीं ये बताओ, है ना? तो that's the idea कि in round robin एक्चुअल में लगना था n-1 into q time before every process gets a chance to execute on CPU if we ignore the context switching time. But भाई साहब क्वेश्चन में बढ़ के कह रहे हैं कि हर कॉन्टेक्स्ट स्विच में s टाइम लगता है, और अगर आप सोचोगे तो एक प्रोसेस के जाने के बाद उस प्रोसेस के वापस आने के बीच में n कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो जाते हैं, इसका मतलब इतना टाइम तो लगता ही.
इतने टाइम में प्रोसेस वाज guaranteed to get a chance to execute on CPU, but this time some time will be wasted in context switching as well. Therefore, you should include that time as well into the calculation. So in this time, the process is guaranteed to get the chance to execute on the CPU. अब बात समझना. What did I say? बाकी सब पिक्चर है, बाकी सब कहानी है, इसको समझो. This is the story. In this time, process is guaranteed to get a chance to execute on CPU. So, but the question is saying what? The question says at the same time, each process is guaranteed to get the turn at the CPU at every t second. So, you are saying that the process is guaranteed to get the chance on CPU on every t second. Now, let's try to understand. If t is a large value, so let's try to understand. अगर आपको करना है कि t सेकंड में मिले तो मैं बोल रहा हूं इतने टाइम में होगा. So t is a fixed value. t क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है कि you know that t टाइम में हर प्रोसेस को CPU पर एग्जीक्यूट होने का टाइम मिल ही जाता है. You know that t टाइम में प्रोसेस को CPU पे एग्जीक्यूट होने का टाइम मिल ही जाता है. But the picture here is that we are actually looking for what? We are actually trying to minimize the overhead. So we know that this value has to be less than or equals to t. Because if this value is greater than t, then the CPU or the process will eventually take this much amount of time to get a chance to run again on the CPU. And if this value becomes greater than t, then we cannot ensure, that every process will get a chance to execute on the CPU every t second. Therefore, this value must be less than or equals to t. Yes or no? Now, if we solve this, so basically we are trying to say what is the maximum value. This will be fixed. This value is fixed. This time quantum size is also fixed. So you are trying to define the value of Q. If you take a very small value of Q, you can always satisfy this constraint. If you take a very small value of Q, then you can always satisfy this constraint. But the smaller the value of Q, maximum the overhead of switching. The smaller the value of Q, maximum the overhead of switching. But you want to maximize the overhead of switching. So you will eventually try to calculate that what is the maximum possible value of Q. So I'll say, if I solve this, this will say Q must be less than or equals to T minus NS. Q must be T minus NS divided by N minus 1. To solve this, you will get this term. Yes or no? So none of this answer is correct as per my understanding. None of this answer is correct as per my understanding. Tell me why. मेरे अकॉर्डिंग इन चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं है. कोई बता सकता है क्यों? But we will try to give the most appropriate answer. That's a different thing. कोई ये बता सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इन चारों में से एक भी आंसर सही नहीं है. क्यों? Tisha, can you be more specific? Correct, Rohan. Correct answer, Rohan. The correct answer will be with respect to equality at the place of this inequality. Because इसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या है?
इसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मस्ट बी द क्वांटम साइज सच दैट, व्हाट मस्ट बी द क्वांटम साइज such that the overhead is minimized. What must be the quantum size such that the overhead is minimized? So this is the general value of quantum size. This is the general value of quantum size. If the quantum size is less than or equal to this value, then for all these quantum sizes, for all these quantum sizes, process is guaranteed to get a chance to execute on CPU. समझ गए बात को? So, with respect to less than equals to, this is a general solution. With respect to less than equals to, this is a general solution. But if you want to be specific to this problem, if you want the answer which is more specific to this particular problem, then he actually asked, the question is actually asking for the quantum size such that the overhead of switching is minimized. So when you want to minimize something, you will eventually require a fixed value. For all these values of q, the overhead of switching is not minimized. The overhead is minimized only for the value of q equals to t minus n as divided by n minus 1. I hope you understand that this should be the correct answer. Ayana? Yes or no? Because we can consider in this situation, we can consider q as almost same as 0, and this will also be less than this. And in that case, overhead is not minimized. Ayana? So though the क्वेश्चन अगर मैं गेट की बात करूं तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था. तो अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखते तो बोलते q cannot be greater than t minus ns, because if the value of q is greater than this value, then apart from equal sign, no value of q will satisfy the condition that every process is guaranteed to get a chance on CPU every t second. If you think of this, there is something abruptly impossible thing, which is not the correct one. So the only answer, क्योंकि एक्चुअल आंसर होता इक्वालिटी वाला, एक्चुअल आंसर जो प्रिसाइज आंसर होता वो होता इक्वालिटी वाला, लेकिन यहाँ पर ये तीनों तो कहीं से कहीं तक सही नहीं हो सकते थे, इसलिए उस टाइम पर लोगों ने इस 98 में आंसर ये लगाया होगा. आज की डेट में ये क्वेश्चन आ जाए तो विल eventually challenge the question and we'll get 1 or 2 marks whatever are there for this question. क्योंकि ये गलत है. None of this is correct. There must be exact single value of q for which the overhead is minimized. है ना? अरे बोलो यार, एक तो बोलोगे नहीं ना, टाइम वैसे भी हो गया, 1-1 करके चला जाऊंगा, बाद में बोलते रहना मुझको. अकेले ही पढ़ लो, अकेले ही पढ़ा लो, क्वेश्चन भी बता दो, सब खुद ही कर लो, कुछ मत करो. मत बोलो तब तक मेरे से कुछ नहीं होगा. बोलो मत, मैं कुछ करूंगा नहीं. Mark is given for chilling only if we attempted. Not Rohan. Not. अगर किसी क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं होगा, अगर किसी क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं सही होगा, then it will be marks to all. Whether you attempt it or not. Okay. चलो शुरू करते हैं. Which scheduling policy is more suitable for time sharing system? The correct answer is B. Some of you may get confused with this word elevator. There is no such algorithm. There is no such CPU scheduling algorithm. There is no such CPU scheduling policy. There is no such CPU scheduling policy called as elevator. We eventually have a disk scheduling policy. क्या है ये?
जब हम स्कैन की बात करेंगे, जब हम स्कैन, there's an algorithm which is known as scan in the disk scheduling, and that scan is also known as elevator algorithm. ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। जिस दिन आप डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ लोगे उस दिन आपको पता होगा कि इस वर्ड से नहीं डरना है, बिकॉज इट्स जस्ट something which is not related to this particular thing. The correct answer is option B. For the process listed, the scheduling scheme will give the lowest turnaround time. ये नहीं करेंगे, शायद ये वापस रिपीट हो गया क्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, काइंडली चेक। वेलकम रोहन। दिस क्वेश्चन गॉट रिपीटेड 3642। वैसे ही तो अभी कुछ किया था ना मैं, हाँ ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। मैंने बोला ना आपसे कि ये जल्दी वाला काम, तो ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी सी। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 28? Which of the following statement are true? Shortest remaining time for scheduling may cause starvation. Shortest remaining time first may cause starvation. True, sir. ये है 1, ये है 2, ये है 3। जीवन में कितना कष्ट है मेरे। 22 से 27 बहुत आसान। यस, सो ठीक है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग, ऑब्वियसली एसजेएफ एंड preemptive SJF both can cause starvation. This is true. Preemptive scheduling may cause starvation. Preemptive scheduling may cause starvation. हाँ ना? Preemptive scheduling may cause starvation. बोलो yes or no? Obviously, will definitely cause starvation is not necessary, but this SRTF is also preemptive, so it may cause starvation. Okay. Now, round robin is better than FCFS in terms of response time. This is also true. Response time क्या होगा? हर एक को, यही तो बोला, every process is guaranteed to get a chance on to execute on the CPU every n-1 into q time unit। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स टाइम है, किसी भी प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम n-1 into q से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और एफसीएफएस में अगर कोई भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम ही n-1 into q से ज्यादा हो गया, तो बाकी सारी का तो रिस्पॉन्स टाइम उससे ज्यादा हो ही गया। इसका मतलब राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफसीएफएस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। दिस इज आल्सो करेक्ट, so the correct answer will be D. What about question 29? 29 क्वेश्चन करो, 29 का आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 29, गिव मी द आंसर फटाफट, फास्ट। पर्ची हो गया ना, खत्म हो गया ना हमारा, ये कुछ बचा ही नहीं ना करने के लिए। अगर आ रहा है तो सही होगा, करेक्ट है गुलाब। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। 3 प्रोसेस है, मैं सब लिख दे रहा हूँ। क्या प्रोसेस है? 3 प्रोसेसेस ए बी सी ले लेता हूँ। अराइव एट 0 टाइम विद सीपीयू बर्स्ट टाइम। सीपीयू बर्स्ट टाइम है इनका, ये सारी टाइम 0 पे आ जाती हैं। इसका है 16, 20 एंड 10 मिलीसेकंड। इफ द शेड्यूलर हैज प्रायर नॉलेज, इसका मतलब आपका जो शेड्यूलर है उसको बर्स्ट टाइम कैलकुलेट करना आता है, उसको बर्स्ट टाइम पहले से पता है। Now, minimum achievable average waiting time for these 3 processes in a non-preemptive scheduler. क्या पूछ रहा है? Minimum achievable average waiting time. मुझे बताओ, minimum achievable average waiting time कब मिलेगा? Give me the answer for this thing. क्या पूछ रहा है? कि ये पूछ रहा है, ये वाली सारी चीजें हैं, ये बोल रहा है मिनिमम अचीवेबल एवरेज वेटिंग टाइम। कब आपका एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम होगा? कब आपका एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम होगा, आपको ये समझना है।
और इसने बोला है कि प्रोसेस इन नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलर, आपका जो टाइम होता है वो मिनिमम हो सकता था एसआरटीएफ में, लेकिन इसने बोला है नॉन प्रिएम्प्टिव, इसलिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विल प्रोड्यूस द मिनिमम वेटिंग टाइम। इसका मतलब अगर आप सबसे छोटी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे, अगर आप सबसे छोटी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे तो वो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर दी करेक्ट आंसर विल बी विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो यहाँ पर समझने वाली चीज सिर्फ इतनी ही थी कि दिस इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको लगाना है क्या, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 12। सॉल्व नहीं करूंगा, अगर अभी तक समझ में नहीं आया था तो इतना समझ लो कि यहाँ पर एसजेएफ लगेगी, अगर अभी तक समझ में नहीं आया था तो इतना समझ लो कि यहाँ पर एसजेएफ लगेगी। अरे यार एक बात बताओ, प्रोग्रामिंग मस्ती, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत खराब है क्या? प्रोग्रामिंग मस्ती, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत खराब है क्या? ऐसा कुछ है क्या? कैसे ऐसे अब्रप्ट से कुछ अजीब से आंसर कैसे ले आते हो? हैं? क्यों करते हो ऐसा? मुझे क्यों क्यों तकलीफ देते हो? बहुत बुरा लगता है भाई, मतलब रात को नींद वींद नहीं आती, एक आध दिन हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे आंसर देख करके मुझको। ऐसा मत करो यार, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 30 भी फर्जी क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, क्या है आंसर? सर इन रियलिटी शेड्यूलर कांट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ बर्स्ट टाइम, इज इट? ऑब्वियसली शक्ति 4 दिनों से बोल रहा हूं मैं ये बात। शक्ति प्रीवियस वीडियो देखो, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन नहीं पूछने का है ना। शेड्यूलर को पहले से आपके प्रोसेसर्स के बर्स्ट टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं होती। Give me the answer for question number 30. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ये। पहली बात, गेट 2021 में आया है और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। चलो तो पहला क्वेश्चन, पहला है तो आपका ये, राउंड रॉबिन पॉलिसी कैन बी यूज्ड इवन व्हेन द सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट नोन इन अ प्रायोरी। ऑब्वियसली, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको जब बताया था तो जब मैं आपको यहाँ लिख रहा था कि यहाँ से रेडी करो, यहाँ से प्रोसेस लो, फिर यहाँ से सिलेक्ट करो क्या, whether the burst time is less than time quantum time or not। तो जब मैं ये लिख रहा था तब मैं आपसे ये बोला था कि अगर ये नहीं भी लिखो तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। जब मैं आपको कल ये समझा रहा था तब मैंने बोला था अगर ये नहीं लिखो तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, और मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला था दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर जाने दो। क्या, अगर मैं इस चीज के बारे में ना सोचूं, अगर मैं इस चीज के बारे में ना सोचूं तो मैं सीधे सीधे एक काम कर सकता हूँ, लेट प्रोसेस को सिलेक्ट करो, मैं सीधे सीधे एक काम कर सकता हूँ कि लेट्स अज्यूम, आपको क्या करना है, एक प्रोसेस को सिलेक्ट करो, इसको रेडी से उठाया, ठीक है, और आपने फिर उस प्रोसेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद उसको बोल दिया बेटा एक काम कर, एग्जीक्यूट फॉर अंटिल कंप्लीशन, या तो कंप्लीट हो जाए तब तक, और वन और फॉर टाइम क्वांटम टाइम। इसका मतलब ये क्या करेगा, अगर टाइम क्वांटम के एक्सपायर होने से पहले ही, अगर टाइम क्वांटम के एक्सपायर होने से पहले ही कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन तो ठीक है, सीपीयू खाली हो गया, वो शेड्यूलर को जगा देगा कि भाई लाओ नई प्रोसेस दो, खाली हो गया, ठीक है। और अगर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया तो टाइमर जगा देगा कि बोले बाबा टाइमर खत्म हो गया, प्रोसेस को ले जाकर के वापस से डालो आयोग आपके रेडी क्यू में और एक नई प्रोसेस को शेड्यूल करो। तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है, आप उस तरीके से काम करते रहो। आपको बर्स्ट टाइम पता होना जरूरी नहीं, बर्स्ट टाइम का पता होना जरूरी
नहीं है, समझ गए ना? तो ये वाली चीज ट्रू है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। So option A is true in context of CPU scheduling. You can actually implement this. ऐसा नहीं है कि बस टाइम से कंपेयर करके नहीं कर सकते, बस टाइम पता हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, और नहीं पता हो तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्या कि भाई आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दो कि टाइम क्वांटम, अगर टाइम क्वांटम से पहले प्रोसेस एक्सपायर वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू शेड्यूलर को इंटरप्ट करेगा, और अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन से पहले टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है तो टाइमर सीपीयू को इंटरप्ट करेगा, और फिर सीपीयू की प्रोसेस वहां रेडी क्यू में चली जाएगी। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज गुड। इम्प्लीमेंटिंग प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग नीड्स हार्डवेयर सपोर्ट। ऑब्वियसली प्रियम्पशन मतलब क्या? एग्जिस्टिंग प्रोसेस को उठा करके उसकी पीसीबी को स्टोर कराना और वहां से उसको वापस से लेके आना, इन सारी चीजों के लिए हार्डवेयर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? So implementing preemptive support scheduling needs hardware support. Well, it's so. CPU का सपोर्ट और इंटरप्ट का सपोर्ट तो चाहिए, राइट? नाउ the goal is to only maximize CPU utilization and minimize throughput. Only. यहां गड़बड़ हो गई बाबा, यहां गड़बड़ हो गई। इसने क्या बोला? ओनली। नहीं भाई, मैक्सिमाइज सीपीयू एज वेल एज थ्रूपुट, हियर मिनिमाइज थ्रूपुट एज वेल एज वेटिंग टाइम एज वेल एज रिस्पांस टाइम। तो तुम तो गलत हो, क्योंकि तुम तो ओनली बोल रहे हो, क्योंकि जो ओनली बोल दिया वो गंदा आदमी है, जो ओनली बोल दिया वो गंदा आदमी है। ठीक है? नाउ टर्न अराउंड टाइम इंक्लूड्स वेटिंग टाइम। ऑब्वियसली टर्न अराउंड टाइम के अंदर क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम कौन सा टाइम है? जब से आए हो, आए और गए, बीच में चले, बाकी वेट किए। आया ना? ये भी है, ये भी सही। So the correct answer for question number 30 will be ABD. Correct answer will be ABD. What about question number 31? Question number 31. Question number 31. बोलो 31। दे दो यार, फटाफट खत्म करें, चैप्टर खत्म होने वाला है। खुशी मनाओ, ताली बजाना, कल से बहुत अच्छा काम शुरू करेंगे सिंक्रोनाइजेशन। सिली मिस्टेक रीडिंग में, हाँ बिल्कुल हो जाती है। 31 सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस इज ऑप्टिमल नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग सीक्वेंस? ऑप्टिमल नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग जॉब्स व्हिच लीव्स द सीपीयू आइडल फॉर। क्या समझ में आया यहाँ पर? अगेन आपको कुछ समझ में आया क्या? फिर से कुछ समझ में आया क्या भाई? ये किस चीज की बात कर रहा है? दी सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस इज एन ऑप्टिमल नॉन शेड्यूलिंग सीक्वेंस? ऑप्टिमल कौन सी होती है? क्या कहना चाह रहे हो सुबेंदु? शुभेंदु ज्यादा दुखी मत हो, यहाँ पर लिखा है इम्प्लीमेंटिंग प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। So when you want to implement the preemptive scheduling, it eventually involves the use of scheduler, है ना? So don't get confused and don't try to think too many things जो जरूरी नहीं। ऑप्टिमल नॉन प्रिएम्प्टिव सीक्वेंस मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ऑप्टिमल नॉन प्रिएम्प्टिव सीक्वेंस मतलब शेड्यूलिंग मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो ऑप्टिमल क्योंकि वो मिनिमम वेटिंग टाइम देती है, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम देती है, मैक्सिमाइज करती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगाना है शॉर्टेज जॉब। तो आपको बताना है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में कौन सी सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है। इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगी? 3, जिसका सबसे कम है फिर वो चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। इसका मतलब सिर्फ दो ही आंसर बचे, या तो ए होगा या सी होगा। अब उसने पूछा क्या है, अगर ए चलाओगे या सी चलाओगे तो किसके अंदर आइडल फॉर हाउ मच टाइम, तो कितने टाइम के लिए आइडल रहेगा। इसका मतलब कितने टाइम के लिए सीपीयू काम नहीं करेगा, कितने टाइम के लिए सीपीयू काम नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग मस्ती, तुम ना कुछ तो खाली हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा।
ठीक है गाइस, ठीक है। एक सेकंड यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। दी सीक्वेंस, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि यहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर मैंने आंसर का अराइवल टाइम नहीं देखा, अराइवल टाइम नहीं देखा। तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, रोहन सी एज नो आयो। अरे सुनो 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 जोर से दुनिया वालों, अब आ जाओ बात पे। हमको ये तो पता है कि हमको लगानी है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, हमको ये तो पता है कि हमको लगानी है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। थोड़ी सी खेल खेलने पड़ेंगे, क्या खेल करने पड़ेंगे, सबसे पहले खेल ये खेलना पड़ेगा कि भाई मजबूरी तो ये है कि इस सीक्वेंस में following jobs which leaves the CPU the sequence, ये कहाँ से आया क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ तो गजब अजीब सा हो रहा है। दी सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, 3 2 1 लोगे, 2 1 3 लोगे, 3 2 1 लोगे, 1 2 3 लोगे, इज एन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नॉन प्रियम्पटिव, और तुमने बोल दिया है नॉन प्रियम्पटिव है, तुमने बोल दिया है नॉन प्रियम्पटिव है, और ये शेड्यूलिंग सीक्वेंस है फॉर दी जॉब्स, फॉर दी जॉब्स नॉन प्रियम्पटिव, नॉन प्रियम्पटिव है अगर तो कुछ कर क्या लोगे भाई, क्या कर लोगे बताओ, जो आया है वो चलेगा, अगर जो आया है वो चलेगा, कैसे चलेगा, इसलिए तो बंदा आया, मुझे बोल रहा है नॉन प्रियम्पटिव, तो ये देगा नहीं, मगर ये नहीं देगा। मैं कुछ पढ़ने में मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, द सीक्वेंस which of this sequence is an optimal, is is an optimal non-primitive sequence, is an optimal non-primitive sequence for the jobs, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, समझना कहानी को। नहीं नहीं नहीं, सुनो अच्छे से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, सुनना। कुछ गलत है शायद क्वेश्चन में, एफसीएफएससी दिख रहा है अराइवल है, बट नहीं नहीं नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये आया, फिर ये आया, अब कहानी समझना, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ उस चीज को समझो। अगर आप चीजों को दिलो दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी, हाँ मैं बोला था मैं कुछ ना कुछ पढ़ने में मिस कर रहा हूं, मैं बोला था मैं कुछ न कुछ पढ़ने में मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ न कुछ पढ़ने में मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ न कुछ पढ़ने में मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ न कुछ पढ़ने में मिस कर रहा हूँ क्या। हम्म, हम्म। सुनो बात को, अब आ जाओ इधर सर, तो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, रुक जाओ। देखो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, अभी आपको एक चीज समझ में आएगी सर, अगर सीक्वेंस इज एन ऑप्टिमल फॉर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग सीक्वेंस, क्वेश्चन की मीनिंग को समझो, अगर ये क्वेश्चन वहां पर होता तो आप कंफ्यूज होते, सारे कंफ्यूज हो जाते, समझना। द सीक्वेंस व्हिच ऑफ दिस सीक्वेंस इज एन नॉन प्रिमिटिव, इज एन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग सीक्वेंस, जो भी हो देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग जॉब्स, फॉर द फॉलोइंग जॉब्स
which leaves the CPU. Hello. Which leaves the CPU. This is very important. This line is very important. Which leaves the CPU idle for. Which leaves the CPU idle for. ठीक है, अब बात समझना. If you use the first come first serve, if you use the first come first serve, the sequence will be 1, 2 and 3. If you use first come first serve, the sequence will be 1, 2 and 3. हाँ या ना? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो क्या कह रहा हूँ. अजीब है तो लैंग्वेज की दिक्कत है, उसके ऊपर कुछ भी लड़ाई हो सकती है, उसका कोई, देखो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है. क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है. तो अगर मैं सबसे पहले 1 को एग्जीक्यूट करता तो ये 9 तक चलता, तब तक ये 2 आ चुका होता तो ये 5 चलता, तब तक 3 आ चुका होता तो ये 1 चलता. क्या ये यहाँ पर सीपीयू कभी भी आइडल होता? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या इस केस में सीपीयू कभी भी आइडल होता? टेल मी. क्या अगर मैं 1 2 3 सीक्वेंस यूज करता तो क्या ये सीपीयू कभी भी आइडल होता? नहीं. अगर मैं 1 2 3 यूज होता तो यहाँ पर सीपीयू 0 टाइम के लिए आइडल होता है. इसका मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. है ना? चलो, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. अब अगर मैं 3 2 1 की सीक्वेंस लेता, पहले मैं 3 चलाता, तो ये पूछ रहा है कि किस सीक्वेंस में चलाओगे. ये पूछ रहा है कि किस सीक्वेंस में चलाओगे तो आपका काम अच्छा चलेगा. किस सीक्वेंस में चलाओगे तो आपका काम अच्छा चलेगा. तो अगर पहले 3 को चलाते तो 3 को पहले चलाने के लिए आपको 1 सेकंड तक पहले ही आइडल रहना पड़ता. अब 3 तो आती है किस टाइम पे? 3 तो आती ही टाइम यूनिट 1 पे है. सुनना, 3 तो आती ही टाइम यूनिट 1 पे है, तो 3 को चलाने के लिए आपको पहले टाइम यूनिट 1 के लिए आइडल रहना पड़ता. और टाइम यूनिट 1 पे आप आइडल रहते तो सबसे पहले आप इसको चलाते 1 के लिए, जब तक ये कंप्लीट होता बाकी दोनों पे भी आ जाती, उसके बाद आप चलाते 2 को, उसके बाद चलाते आप 1 को. इस केस में होता क्या, आपका सीपीयू 1 टाइम यूनिट के लिए आइडल रहता, क्योंकि आप स्टार्टिंग के 1 टाइम यूनिट में कुछ भी शेड्यूल नहीं करते. इस केस में आपका सीपीयू, अगर आप 3 2 1 की सीक्वेंस लेते, अगर आप 3 2 1 की सीक्वेंस लेते तो 3 2 1 के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता. 3 2 1 के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता. 3 2 1 के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सीपीयू 0 टाइम यूनिट के लिए आइडल रहे. क्यों? क्योंकि टाइम यूनिट 1 पे प्रोसेस 3 आती है. क्योंकि टाइम यूनिट 1 पे प्रोसेस 3 आती है, और जब तक प्रोसेस 3 आती ही नहीं, आप 3 को शेड्यूल कैसे करते? इसका मतलब 1 टाइम यूनिट के लिए तो सीपीयू आइडल रहता ही. आया ना? बोलो यस और नो. मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. भूल जाओ. ठीक है. नाउ द सेकंड आंसर सेज let the sequences 3 to 1. Let the sequences 3 to 1. So if you say initially you will execute process 3. So when you want to execute process 3, you cannot execute anything else between 0 and 1. If you want to execute process 3, you cannot execute between 0 and 1. Then definitely for this one time unit CPU will remain idle. For this one time unit CPU will remain idle. Yes or no? Huh? So if the CPU remains idle, then in this sequence 3 to 1, the idle time of CPU cannot be 0. Go home. Not possible. Okay. Now, if you use the sequence 3 to 1, then if you leave the CPU idle for 1 time unit, then does it produce the best performance? Yes. After this, you will schedule process P3 for 1 time unit, that is up to time unit 2. At this time, both the processes are available, but you are not scheduling based on arrival time. You are actually scheduling the process with the smaller burst time. That is, then you will schedule process P2, and this will execute for time unit 7, and then you will schedule process P3 that will execute for up to time unit 16. Yes or no? And in this case, because you are scheduling the processes in the shortest of first manner, then it will produce optimal result. It will produce optimal result. So this is the correct answer. This is the correct answer. If you take this 213, if you take 213, so if you want to schedule the process 2 in the beginning, you have to wait for at least 0.3, 0.6. You cannot start it at time 0. If you want to start, क्या बोल रहा हूं मैं कह क्या रहा हूं, भूल मत जाना. मैं कह रहा हूं
if you think about this option, then if you want to start from process 2, so process 2 will arrive at time 0.6, that is you will have to wait for at least 0.6 time, that is the CPU will remain idle for 0.6 time minute. Yes or no? हाँ आकाश, ऑब्वियसली क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, ऑब्वियसली क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, बट वही मैं बोल रहा हूं कुछ तो मिस कर रहे हैं, which leaves the CPU idle for, once you understand, once you focus on this term, once you focus on this term, you will get the answer. Yes or no? Everyone clear? जो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था वो क्लियर है सबको? सारे के सारे लोग बोल दो क्लियर है तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था एंड आई बिलीव, आई एग्री ऑन दिस सर, लेकिन कॉन्सेप्ट ही तो बदल गया ना सर। कहां से कॉन्सेप्ट बदल गया? उसने जो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में जो पूछ लिया उसका कोई माई बाप नहीं, अब कॉन्सेप्ट बदल गया। एक्चुअल में क्या होता है सर, आईओ से कभी भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होती सर, एक्चुअल में आईओ से कभी कोई प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होती, सीपीयू में टर्मिनेट कर दी, क्या करोगे सर? इन दिस शेड्यूलिंग वी हैव टू वेट अंटिल ऑल प्रोसेस अराइव। शुभेंदु, उसने आपसे कोई शेड्यूलिंग पूछी ही नहीं, उसने आपसे ये कहा ही नहीं है, आप लोग क्या है ना अलग सोच रहे हो, उसने आपसे कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाने के लिए कहा ही नहीं है। वो आपसे ये कह रहा है कि किस ऑर्डर में इन प्रोसेसेस को शेड्यूल करूं दैट द रिजल्ट विल बी ऑप्टिमल। वो पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में प्रोसेसेस को शेड्यूल करूं दैट द रिजल्ट विल बी ऑप्टिमल। क्लियर? तो ज्यादा दाएं बाएं जाओगे, गेट के चक्कर में धर लिए जाओगे, एग्जाम में अंडा नंबर ले आओगे, इसलिए ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। मैं जो बता रहा हूँ ना, देखो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। अब देखो कहानी क्या है, मैंने आपसे इसीलिए एक चीज बोली थी कि क्वेश्चंस को मैंने एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन को मैंने जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लिया, मैंने एक गलती कर दी, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि अरे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ता रहा, मैं उस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाया जब तक मैंने एकदम से फोकस होकर के हर स्टेटमेंट को समझने की कोशिश नहीं की। सो द आइडिया, क्वेश्चन गलत नहीं था, क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजिंग भी नहीं था, क्वेश्चन कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता था, आप उसको इंटरप्रीट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। गेटिंग द आइडिया? क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड था, क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड था, बिलीव इट और नॉट, वहां पर लिखा है विच लीव्स द सीपीयू आइडल फॉर। बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी होगी, किस ऑर्डर में करोगे, विच लीव्स द सीपीयू आइडल फॉर। यू डिड नॉट वांट टू एंड यू डिड नॉट ट्राई, or we did not try to investigate the option, we did not try to investigate the option that based on this whatever you use, if it is the situation, then initially process 1 will be scheduled because it is coming at arrival time 0, and if you start from process 1, the CPU will never remain idle, so this time is not possible. So if you will investigate the question, नहीं अभी तक तो नहीं, if you will investigate the question, you will come to know or you will get the information which are required to solve that particular question. Clear? So that's the idea. This is gone because of that particular thing. And once you understood this thing, that this is not the order in which the processes are executing, then you need to create your own order. Clear? What the idea? कि ऐसा नहीं करना, बोल रहा है कि आप सीपीयू को कितनी देर तक आइडल छोड़ेंगे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर तो ये बोल रहा है आइडल छोड़ना ही क्यों, अगर फर्स्ट से शुरू करना है तो फर्स्ट तो आई बैठी है ना, फिर आइडल क्यों छोड़े, तो दिस रॉन्ग। सो द मोमेंट यू नो दैट दिस इज रॉन्ग, देन इट मींस दैट यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम process 1. If you are not starting from process 1, then you are not bounded to start at time 0, because there is no other process at time 0. So if you are not bounded to start at time 0, think of other possibilities. Yeah, so that's very intuitive, but that's okay. But what about question number 32? Answer question number 32. What about bol do? Question number 32. गाइस लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट आंसर है, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 32,
देख लेता हूं मैं भी, शायद क्वेश्चन में कुछ हो ही ना। कंसिडर 3 सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेसेस। कैसी है? सीपीयू इंटेंसिव। ज्यादा काम किस पे करना चाहती है? सीपीयू पे करना चाहती है। रिक्वायर 10, 20 एंड 30 टाइम यूनिट्स एंड अराइव एट टाइम 0, I0 पे, 2 पे और 6 पे। तो मैं बना देता हूँ। P1 है, P2 है, P3 है, 0 पे आती है, 2 पे आती है, 6 पे आती है। requires 10 time minute, requires 20 time minute, requires 30 time minute. How many context switches? अब भैया ये नहीं करेंगे। How many context switches? Sir, context switches करते हैं। How many context switches are needed if the operating system implements a shortest remaining time for scheduling algorithm? चलो भाई करो करो करो। टाइम 0 पे कौन आया? टाइम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो टाइम 0 पे कौन आई? प्रोसेस P1 आई। टाइम 0 पे कौन आई? प्रोसेस P1 आई। प्रोसेस P1 ही सबसे छोटी थी, इससे कोई छोटी तो आई नहीं, तो ये चलेगी 10 तक। तो ये चलेगी 10 तक। 10 पे कौन? दो प्रोसेस हैं, P2 एंड P3। दोनों में से रिमेनिंग टाइम किसका कम है? P2 का। तो P2 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, विल एग्जीक्यूट फॉर 20 टाइम मिनट, दैट इज अप टू टाइम मिनट 30। नेक्स्ट टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस बची P3। ये कब तक चलेगी? ये चलेगी सर, कुछ हुआ ही नहीं यार, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं। नाउ क्या कहानी है? ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस। तो ये वाला काउंट नहीं करते, ये वाला काउंट नहीं करते। क्या? क्योंकि जब पहली बार आ रहा है कुछ स्विच हुआ ही नहीं, जब आखिरी वाली जा रही है तो उसे छोड़ के गई, कोई और आया नहीं। इसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हेलो 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 क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है क्या? डू नॉट काउंट दी कॉन्टेक्ट स्विचेस एट टाइम 0 एंड एट दी एंड। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ये दोनों कभी कॉन्टेक्ट स्विच में काउंट नहीं होंगे। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ये दोनों कभी कॉन्टेक्स्ट स्विच में काउंट नहीं होंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहां हुई? सर एक तो ये हुआ P1 टर्मिनेट किया, उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव किया, P2 के कॉन्टेक्स्ट को लोड किया। फिर P2 जब टर्मिनेट हुआ तो P2 के कॉन्टेक्स्ट को सेव किया और P3 को CPU पर लोड किया। तो कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस? 2 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। यशस्वी बच गए तुम, बाद में तुमने सही कर दिया, नहीं तो मैं रूपम नॉट 4। शालू को भी मना किया है, मत करो गंदी गंदी बातें, तो गंदी गंदी बातें करो। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following scheduling algorithm is the which of the following scheduling algorithm is नॉन प्रियम्पटिव? भाई किसको पूछे, कौन पूछेगा इसमें? कौन पूछेगा इसमें? आंसर बताओ मुझको, आंसर बताओ। राउंड रॉबिन, ऑब्वियसली टाइम क्वांटम लगेगा। तो शेड्यूल ये कैसी है? प्रियम्पटिव है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखो फास्ट इन फास्ट आउट, फास्ट कम फास्ट सर्व है। मैं आपको इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं, वरना करता ही नहीं। ठीक है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद फीडबैक। तो जब भी फीडबैक की बात होती है तो टॉप वाली जो है वहां पर क्या लगेगी? राउंड रॉबिन लगेगी। टॉप वाली जो है वहां पर क्या लगेगी? राउंड रॉबिन लगेगी। इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नाउ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में भी प्रियम्पटिव हो सकती है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग भी प्रियम्पटिव हो सकती है। मैंने क्या बोला? विद इन दी क्यू दो चीजें हैं। विद इन दी क्यू आप कौन सी पॉलिसी यूज करते हो वो जरूरी नहीं है। विद इन दी क्यू क्या यूज करते हो वो जरूरी नहीं है। एंड अमंग दी क्यूज यू कैन यूज प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग। अमंग दी क्यूज यू कैन यूज प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग। सो which among this three, which among this four is guaranteed, which among this four is guaranteed to be non preemptive? This. ठीक है। सो ये बस समझने की जरूरत थी। सर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम टाइम पे डाउट हो जाता है कि कहीं कोई ट्रिक तो नहीं। कोई ट्रिक नहीं है, बट देखो आइडिया इज दैट अगर जिन लोगों को ये चीज नहीं पता होगी और अगर ये मैं एमएसक्यू में डाल दूं, अब के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये वाली चीजें ना पता हो और इस क्वेश्चन को मैं एमएसक्यू में डाल दूं तो आधे लोग इसका आंसर उल्टा सीधा लगाना शुरू कर देंगे, गारंटी ले लो। समझ गए? आज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उस जमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा नहीं है। आई डोंट नो कि उस जब ये आया था तब ये हो सकता है कि वो टिक विक वाले चलते थे, कोई वो तो भरता नहीं था, तो टिक विक वाले चलते थे। अगर ये टिक विक वाले चलते होंगे और अगर एमएसक्यू वाला रहा होगा तो कोई नहीं जानता। ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। लेकिन अगर ये एमएसक्यू क्वेश्चन है देन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ये एमएसक्यू है देन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारी चीजें पता होनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें पता होनी पड़ेंगी। राउंड रॉबिन इज ऑब्वियसली नॉट, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग इज ऑल्सो नॉट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज गारंटीड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज गारंटीड टू बी
Non-preemptive, multi-level queue scheduling need not be non-preemptive because within, मैं already बोल चुका हूँ, within the queue, this may or may not be, तो यहाँ पर लिखो which of the following scheduling algorithm may be non-preemptive. If you say may be non-preemptive, the correct answer will become B and C. If somebody says which of the following, C is always preemptive. No, Ravi Singh, no. इसीलिए मैंने बोला maybe. So this will always be, and this may or may not. This will always be, this may or may not. Clear? So that's the idea. Question को थोड़ा सा change करो, MSQ बनाओ, खुश रहो. Question को थोड़ा सा change करो, MSQ बनाओ, खुश रहो. Sir, preemptive होता है ना? Shortest remaining time first. Algo. Yes, preemptive होता है. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पास अल्गो प्रीएम्प्टिव होता है, लेकिन प्रीएम्पशन की जरूरत पड़ी ही नहीं ना बेटा क्षितिज, प्रीएम्पशन की जरूरत पड़ी ही नहीं. प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आप पूछ रहे हो क्षितिज, लेकिन वहां प्रीएम्पशन की जरूरत पड़ी ही नहीं. ब्रो एवरीवन क्लियर? बोलो सब चकाचक है ना? चलो भाई. सो हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या लिखूंगा, हिंदी हिंदी लिखना अच्छा लगता नहीं है. वो उसमें बोलते हैं, पता नहीं वो सुंदरकांड होता है, अतः अध्याय समाप्त ऐसा कुछ होता है. तो ये हो गया है जो भी लिखना था. सर टेलीग्राम स्टार्ट हो गया? यस, ओके, गॉट इट. क्वेश्चन, क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल कैन एनी एल्गोरिथम इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटी एल्गोरिथम. यार रोहन सिंह क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन शेड्यूलिंग, क्यू शेड्यूलिंग फॉर मल्टी लेवल कैन यूज एनी एल्गोरिथम इंस्टेड ऑफ. किसने बोला ऐसा? नहीं, प्रायोरिटी तो है ही ना वहां पर. प्रायोरिटी एल्गोरिथम तो वहां पर ऑलरेडी लगी हुई है. बोलो सत्यनारायण भगवान की जय. हाँ, ऐसा ही कुछ मैं सोच रहा था, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, कुछ तो होता है. बोलो सत्यनारायण भगवान की जय वाला कॉन्सेप्ट है हमारा. एक टॉपिक उड़ गया, क्या? CPU शेड्यूलिंग. एंड आई होप एज लॉन्ग एज यू विल फॉलो दी कॉन्सेप्ट. देखो, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे परेशान करने वाले मिल सकते हैं, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे परेशान करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन as long as you are strict, you will stick to the concept, everything will be easy and you will reach to the solution. Clear? तो क्वेश्चन को देख करके ज्यादा दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन अपने आप में एक पुराण टाइप का है, उसको अच्छे से पढ़ो. अगर नहीं जवाब दे रहा है तो 2-4 बार पढ़ो, वो अंदर से बताएगा कि मुझको कैसे सॉल्व करना है. एंड जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसके बाहर जाकर के सिर्फ इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दिया जाए कि आप क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रीट करते हो, तो उसके अलावा सीपीयू शेड्यूलिंग में जितना मैंने बता दिया उसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, भूल जाइए. इसके बाद जितना आपने पढ़ा वो पढ़ लिया, सीपीयू शेड्यूलिंग खत्म. देन प्रायोरिटी फॉर क्यू इज प्रीएम्प्टिव. रोहन सिंह क्या लिख रहे हो तुमने सबसे पहले ऊपर लिखा सर एमएसक्यू कैन बी, सी कैन बी आंसर. तो मैंने आपसे बोला इट मे और मे नॉट बी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं कैसे उसको डिफाइन करता हूँ. ये जरूरी नहीं है कि मैं कैसे उसको डिफाइन करता हूँ. प्रीएम्प्टिव का मतलब बीच में छीनने से है, प्रीएम्प्टिव का मतलब बीच में छीनने से है. ठीक है. नाउ वी आर सेइंग क्वेश्चन शेड्यूलिंग, क्यू शेड्यूलिंग फॉर मल्टी लेवल कैन यूज एनी algorithm instead of priority algorithm. फिर झूठ बोल रहे हो. Queue scheduling is eventually using priority algorithm, but priority algorithm may be preemptive, may not be preemptive. Priority algorithm may be preemptive, may not be preemptive. So priority के बेसिस पे आप preemptive भी बना सकते हो, non preemptive भी बना सकते हो. Priority तो है ही, क्योंकि क्यू की जो शेड्यूलिंग हो रही है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हो रही है कि ये सबसे पहले शेड्यूल होगी, जब इसकी खत्म हो जाएगी तो यहाँ जाएंगे. नाउ जब इसको शेड्यूल कर रहे हैं, अगर बीच में कोई और प्रोसेस यहाँ पर आ गई, जब यहां से प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे हैं, अगर बीच में कोई नई प्रोसेस यहाँ पर आ गई, तो इसका एग्जीक्यूशन इसको प्रीएम्प्टिव वे में भी करवा सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब पहले इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने दो फिर इसको शेड्यूल करेंगे. प्रीएम्प्टिव का मतलब द मोमेंट एक नई प्रोसेस आए इसको उठा करके अंदर भेज दो और फिर हायर प्रायोरिटी वाले को शेड्यूल करो. तो क्यों की शेड्यूलिंग तो ऑलवेज प्रायोरिटी है, क्यों की शेड्यूलिंग तो ऑलवेज प्रायोरिटी बेस्ड ही है.
है ना। क्यू की शेड्यूलिंग तो ऑलवेज प्रायोरिटी बेस्ड ही है, लेकिन उस क्यू की शेड्यूलिंग प्रिएम्प्टिव है या नॉन प्रिएम्प्टिव ये देखना है। एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल नॉन प्रिएम्प्टिव प्लीज, अभी तो बताया था। कहां रहते हो नॉन लेवल मल्टी प्रिएम्प्टिव, रुको सुनो। सुनो तो भूत हो सब लोग तुम, मुझे आती है गुस्सा। यह है रेडी क्यू 1, यह है रेडी क्यू 2 और यह है रेडी क्यू 3। अभी बता रहा हूँ नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब क्या, प्रायोरिटी बेस्ड है। यहां से सबसे पहले प्रोसेस P1 थी, P2 थी, P3 थी, ये आई। यहाँ पर प्रोसेस P4 और P5 आई थी। लेट्स अज्यूम P1 भी चली गई और P2 भी चली गई, फिर P3 भी चली गई। ठीक है, इसका टाइम बोल दे रहा हूं मैं, कौन किस टाइम पे आया, सर ये टाइम 1 पे आया, टाइम 2 पे आया, 3 पे आया, या 4 पे आया, 5 पे आया। लेकिन एज लॉन्ग एज ये 2 या 4 पे भी आई हो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 या 4 पे भी अब आ रहे हो, गॉट इट सर? चिल्ला रहा हूं मैं इतनी देर से, बुलवा बुलवा करके जान ले ली मेरी। यार एक्चुअल में क्या है ना, आप मेरी कही हुई बातों को भूल जाते हो, आप चीजों को, अरे पढ़ो तो थोड़ा सा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ोगे सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज अलग से लेंगे बेटा, यहाँ अभी कुछ नहीं करूंगा। और आपको क्या है ना विवेक मंडल, आप, मैं आपसे जो चीज बोला अब उससे ज्यादा स्मार्ट हो। क्यों? मैं आप लोगों को बोला हूं क्वेश्चंस के पीछे अभी नहीं भागना, मैंने करा दिए जितने समझने के लिए जरूरी थे। अभी कुछ नहीं करना है, अभी 2 दिन बैठ करके मस्त नोट्स रिवाइज करने, 2 दिन बैठ करके मस्त नोट्स रिवाइज करने और कुछ नहीं करना। फिर जब डीपीपी आएंगी वो करना है, जब कुछ और चीजें आएंगी वो जब कोई और क्वेश्चंस आएंगे वो करना है, तब बोलूंगा। बाद में समझना कि आपको क्वेश्चन की जरूरत है क्या, बाद में समझना कि क्वेश्चंस की जरूरत है क्या। और सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने एक्चुअल में देखे भी नहीं है। और सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर गेट का क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसको छूने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि किसने बनाया मुझको मालूम नहीं। ठीक है, तो किसी और के which of the following statement all ठीक है, all the processes are on the ready queue will almost always be empty। इसमें क्या है यार, ऑल बता तो दिया, ये बता तो दिया है तुमको, सब तो पता है तुमको, क्या नहीं आ रहा है इसमें, पढ़ो एक बार उसको ढंग से, सब आता है तुमको। फालतू की बात मत करो, इसके अंदर कुछ है ही नहीं करने के लिए। कोई स्पेसिफिक चीजें जो नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, ऐसा नहीं करूंगा पूरा कुछ क्या सब। और दूसरी चीज, मैंने करा दिए जितने क्वेश्चन करने थे, मैं इसके अलावा आपसे यही बोल रहा हूँ दैट यू नीड टू लर्न टू सॉल्व दी क्वेश्चन। और वो चीज धीमे धीमे अप्रोच के साथ आएगी। क्वेश्चन पढ़ोगे, गलती करोगे, फिर पढ़ोगे, फिर गलती करोगे, फिर पढ़ोगे, फिर गलती करोगे, तब जाकर के चीजें होंगी। डीपीपी यूट्यूब वालों के लिए भी होगी, नहीं होंगी, इतना सारा सब कुछ। बच्चे की जान ले लो, जान ले लो ना जान जी, है ना, ये सब ना हो पाएगा, इतना ना होगा, हो गया जितना होना था। चलो, इसको हम बोल रहे हैं स्वाहा। सत्यनारायण भगवान हो गए, जो होना था अब करो स्वाहा। कल मिलते हैं सिंक्रोनाइजेशन के साथ, कल मिलते हैं सिंक्रोनाइजेशन के साथ। बेटा प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट वेस्ट भी करा दूंगा, जल्दीबाजी मत करा करो यार। मैं जो बोला हूँ मुझे पढ़ा लेने दो ना, मुझे, तुमको पढ़ना है, मुझे पढ़ाने नहीं देना। जब मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा दूंगा, करा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सब हो जाएगा। तुम एक बार सोचना विवेक, उसको बैठ कर, है ना, जब अगर रेडी क्यू एम्प्टी हो तो शेड्यूलर क्या करेगा, अंडे देगा। अगर रेडी क्यू एम्प्टी हो तो शेड्यूलर अंडे देगा, नहीं देगा ना। शेड्यूलर के पास कुछ करने के लिए होगा ही नहीं। प्रोसेसेस हो तो उनको शेड्यूल करने का काम करे, प्रोसेसेस नहीं है तो बैठे रहो, सो आराम से, मस्त है जीवन में, कोई काम का कोई काम काज नहीं है। सर एनी सोर्स फॉर अल्गो क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेटा पंकज सर से बात करो, नो मोर इंटरफेरेंस इन दैट। सर कुछ पहले से पढ़ के आए कल के लिए, कुछ पहले से पढ़ के आओगे तो सब गुड़ गोबर कर दोगे। मत पढ़ के आओ, जितना पहले से थोड़ा बहुत आता हो ना सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, सब भूल के आना। जितना पहले से आता हो ना सिंक्रोनाइजेशन के बारे में वो भी भूल के आना, कुछ नया पढ़ के आने की जरूरत नहीं। जो नहीं बोला वो नहीं करना। तो अगर आता है तो बीच में अपने अपने ज्ञान अपने पास रखना, मुझको मत देना। मैं जो दे रहा हूँ सब वो लपेटना, और पुराने वाले के साथ में खत्म, वो मत करना।
सर इतने दिनों से ओएस क्यों नहीं पढ़ाया? ये कोई बात है क्या, इतने दिनों से क्यों नहीं पढ़ाया? बहुत सारे तरकश में तीर है, सारे एक साथ थोड़ी ना मारूंगा, धीमे धीमे मारेंगे। चलो गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, बाद में बात करते हैं, बाय, गुड नाइट।